साइंस गैलेक्सी के टू मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो हमारा दर्पण से संबंधित यानी परावर्तन से संबंधित जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखेंगे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन इनके द्वारा कैसे होता है। इसमें हम लोग पूरा सिस्टम समझेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक और काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने साथियों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं क्या इसकी खास बातें हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सबको हमने देखा था। आज देखते हैं लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले बात आती है कि समतल दर्पण है क्या चीज, यानी प्लेन मिरर किसे कहते हैं। तो प्लेन मिरर वास्तव में क्या होती है, कांच की एक प्लेट होती है और उस कांच की प्लेट के ऊपर दूसरे साइड में यानी दूसरे पृष्ठ पर एक कलई की जाती है और यह कलई करके इसको परावर्तक बना दिया जाता है। कलई करने के लिए रेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। हमने क्या नाम बताया, रेड ऑक्साइड। तो वही यहाँ पर परिभाषा लिखी गई कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो किसी कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर अगर कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार से जो प्राप्त होता है, जो हमारी संरचना बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अगर कोई छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछाता है तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, नोट कर लीजिएगा, इसको लिख जरूर लेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। सदैव आभासी और सीधा होता है, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव आभासी और सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, एक बात। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरी खास बात क्या है कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वही होगा जो वस्तु का आकार होता है, वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अगली बात आती है नंबर 3 कि अगर h ऊंचाई का मनुष्य है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब या पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई यानी कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। यानी अगर व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई का चित्र देखना है या फोटो अपना देखना है तो उसकी आधी लंबाई का दर्पण जरूर होना चाहिए, ठीक है। कुल ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। तो h/2, अगर मनुष्य की ऊंचाई 5 मीटर है तो 2.5 मीटर, मैंने 5 फीट, मीटर तो खैर नहीं होता है, 5 फीट का ऊंचा वस्तु देखना है तो उसके लिए 2.5 फीट का समतल दर्पण होना चाहिए, ठीक। तो 3 बातें हम लोग समझ गए। कुछ और बातें हैं उनको भी समझते हैं। अगली बात क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है, ठीक। अभी एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, पहले सारी पॉइंट समझ लीजिए कि दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है प्रतिबिंब जितना की दर्पण के सामने वस्तु रखी होती, जितना दूरी पर रखी होती है, ठीक। अर्थात वस्तु को दर्पण से दूर हटाने या दर्पण के पास लाने पर प्रतिबिंब भी उतना ही दर्पण से दूर और दर्पण के पास आ जाता है। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली सरल रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली सरल रेखा
समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। छठा पॉइंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से खूब पूछाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। चार ऑप्शन दे देंगे कितनी होती है, ठीक। एक यहां से या तो फोकस दूरी पूछ लिया जाएगा या फिर क्षमता के बारे में पूछ लिया जाता है। क्षमता कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक। जैसे लेंस की क्षमताओं के बारे में पूछा जाता है, ऐसे समतल दर्पण की क्षमता के बारे में भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जितनी अधिक क्षमता होती है उसी की यहाँ पर बात की जाती है। तो वास्तव में समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है, इस बात को नोट करेंगे। और फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, इस बात को नोट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक नंबर की दृष्टि से। फिर है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब यह है कि बायां हाथ दाहिना और दायां हाथ बायां प्रतीत होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, पार्श्व परिवर्तित होता है, अर्थात हमारा बायां हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है और इसी प्रकार से दाएं हाथ का बायां दिखाई देता है, ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। तो हम इस बात को, इसी परिभाषा को लिख देंगे पॉइंट नंबर 7 को। तो इस प्रकार से समतल दर्पण की हमने 7 विशेषताएं देखी। यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चंस निकल आते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एक नंबर के सब हमारी परिभाषाओं से संबंधित और विशेषताओं से संबंधित ही निकल आया करते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब ये यहाँ पर हमारे पास कोई समतल दर्पण है, जैसे मान लिया ये हमारा समतल दर्पण है, इधर पॉलिश की गई है, इस हिस्से पर पॉलिश की गई है और परावर्तन जो है वो इस हिस्से से, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है इस हिस्से से। और यहाँ पर कोई वस्तु रख दी गई है, जैसे कैंडल रख दे या कोई भी वस्तु रख देते हैं, तो यहाँ से दो किरणें हम दिखा रहे हैं। एक, अब यहाँ से ये हमने मान लिया, ये जो बीजी लाइन है ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, या ये हमारा पॉइंट जो है समतल दर्पण का ये वाला पॉइंट, इसको हम मान रहे हैं कि आपतन बिंदु है। कोई प्रकाश की किरण अगर यहाँ से चल रही है तो यहाँ से अगर चलेगी और इस बिंदु पर पड़ेगी तो ये जो बेस है इसका, कैंडल का जो बेस है जिसको हम आधार माने, ये चूंकि इससे 90 अंश का है, तो अगर कोई किरण यहाँ से चलेगी तो सीधे इसी दिशा में वापस हो जाएगी, ऐसे जाएगी और इसी दिशा में वापस हो जाएगी। और कोई किरण अगर तिरछा ऐसे यहाँ से आ रही है तो जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। कल हमने आपको बताया था, नहीं पिछले लेक्चर में बताया था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। और जो समांतर किरण जाएगी, ये वाली जो किरण समांतर जा रही है वो हमेशा उसी दिशा में इसके लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के कोण होने पर ये उसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से ये किरणें आपने देखा कि अगर कोई किरण इधर की ओर गई तो इधर की ओर परावर्तित हो जाएगी, ऐसे अगर कोई गई तो इधर की ओर परावर्तित हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा, अगर इन किरणों को हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो इन किरणों का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब अगर हम इस दूरी को नापें, मान लिया ये पॉइंट डी है, तो बीडी की दूरी उतनी ही होगी जितना कि डीजी की दूरी होगी। इससे हम ये सिद्ध कर पाते हैं, हम इसका बाकी प्रूफ भी करवा देंगे, लेकिन प्रूफ अगले लेक्चर में किया जाएगा। अभी हम इतना समझ लें केवल चित्र के माध्यम से कि ये जो बीडी दूरी हम देख रहे हैं ये उतनी ही होगी जितने की डीजी दूरी होती है, विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से। तभी हम कहते हैं कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु जितनी दूर पर रखी होती है सामने, उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूर पीछे साइड में बनता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर हमको बताना है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है
एक कोई समतल दर्पण के सामने क्या है कि एक एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो अभी हमने एक पॉइंट में बताया था कि समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जितनी वस्तु की ऊंचाई है उसका आधा ऊंचाई का। तो समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर, इसका हल क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h/2। h यहां पर कितना है, 160 सेंटीमीटर है। कितना है, 160 सेंटीमीटर। इसका हम बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। यानी 80 सेंटीमीटर ऊंचाई का अगर हम समतल दर्पण ले लेंगे तो उस दर्पण द्वारा 160 सेंटीमीटर ऊंचे व्यक्ति को पूरा पूरा देखा जा सकता है। ठीक, लगा लेते हैं जल्दी से उस न्यूमेरिकल को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लग गया होगा। फिर बात आती है कि हमारे गोलीय दर्पण क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेयर माने होता गोला। तो वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, यानी जिनका ऐसा पृष्ठ जिनका परावर्तन, यानी वो हिस्सा जिससे परावर्तन होता है अगर वो गोल आकार में है तो ऐसे दर्पण हमारे क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के एक खोखले पतले गोले के एक भाग को काटकर उसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या हमने बताया, पारे अथवा चांदी की कलई करके उसके ऊपर रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड, इंग्लिश इसका कहना ज्यादा आसान था, रेड ऑक्साइड पेंट आता है, उस रेड ऑक्साइड का अगर हम पेंट कर देंगे तो फिर जो दूसरा वाला तल है वो परावर्तक तल बन जाता है और चमकदार होता है। ठीक है, और ये परावर्तक तल बन जाता है। जैसे समझिए, मान लिया कोई ये हमारे पास गोला था, खोखला गोला था, और हमने इसका थोड़ा सा हिस्सा काट लिया है। काटने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लिया हमने इतना हिस्सा इसका काट लिया, और इतना हिस्सा काटने के बाद में, इस गोले का इतना हिस्सा काटने के बाद में हमने क्या काम किया कि इधर इस बाहरी हिस्से पर हमने पहले तो पेंट कर दिया चांदी की अथवा पारे की। तो चांदी या पारा थोड़ा सा सफेद रंग का होता ना, इसलिए हमने एक यहाँ पर इसके बगल बगल में हमने पेंट कर दिया, किसकी, हमने पेंट कर दिया चांदी की। ठीक है, और इस चांदी की पेंट करने के बाद में इसके ऊपर हमने लगा दिया रेड ऑक्साइड। क्या लगा दिया, रेड ऑक्साइड लगा दिया। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे रेड ऑक्साइड की पेंट। ठीक है, ये रेड ऑक्साइड की पेंट हो जाएगी। ठीक है, ये रेड ऑक्साइड की मान लिया पेंट हो गई, ध्यान रखेंगे। तो ये जब रेड ऑक्साइड की पेंट हो जाएगी तो ये वाला हिस्सा जो है, इधर वाला, ये वाला हिस्सा हमारा चिकना हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, और यहां से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। और अगर दूसरा इसका होता तो ये फिर जगह अगर अवतल भाग है तो अवतल दर्पण कहलाएगा, अगर यही उत्तल भाग होता तो उत्तल दर्पण कहलाता। तो अभी हम देखेंगे कि ये गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से। गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कौन कौन से नाम बताया गया आपको, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी अगर परिभाषा निकालना हो तो उसकी परिभाषा हमने बता दिया,
वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है या दबा होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक। और उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली पृष्ठ या वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक। अर्थात परावर्तन जो है वो उभरे हुए भाग से होता है। कम शब्द में कह ले कि परावर्तन अगर उभरे भाग से हो तो उत्तल दर्पण, परावर्तन अगर धसे हुए भाग से हो तो अवतल दर्पण। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया था, एक और चलिए फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया, ये है, ये हमारे पास एक गोले का हिस्सा था और इसमें हमने पेंट कर दिया है, इधर पॉलिश कर दिया है, इधर हमने पॉलिश कर दिया है। ठीक। तो जब इधर पॉलिश कर दिया है, वही रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दिया, तो चमकदार पृष्ठ क्या हो जाएगा? अंदर का पृष्ठ हो जाएगा। अब जब ये चमकदार पृष्ठ अंदर का हो जाएगा तो चलिए देखते हैं। ये मान लिया इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, इसके दर जो जितना परावर्तक तल होता है इसका जो बीच की लाइन ये है गई हमारी मुख्य अक्ष। ठीक। तो ऐसी स्थिति में जो भी किरण, मान लिया अब हमारी अग्नि कोई किरण यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इस पर पड़ने के पश्चात ये परावर्तन यानी इसी दिशा में वापस लौटेगी। कोई किरण यहाँ से जा रही है तो फिर ये इसी दिशा में वापस लौटेगी। अब कहाँ जाएगी वो हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि इसका परावर्तक तल है कौन सा। और अगर अगर मान लिया यही जो हमने गोला लिया था, ठीक है, और इसका अगर हम इस भाग पर पॉलिश कर दें, इस भाग पर पॉलिश कर देते हैं, हम किसी दूसरे रंग से बना दें। अगर हमने इधर पॉलिश कर दिया है इस हिस्से पर, ठीक है, यहां पर पॉलिश कर दिया अगर, और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष हो गया, तो फिर अब जो प्रकाश का परावर्तन होगा इस भाग से होगा, यहां से होगा। ठीक। यानी उभरे हुए भाग से होगा। अब जो कोई प्रकाश की किरण जाएगी, तो मान लिया यहां से गई तो ये इस भाग से परावर्तित हो जाएगी। अब किधर जाएगी वो बाद का विषय है, लेकिन अगर कोई यहां से जा रही है तो ये भी इसी हिस्से से परावर्तित होगी। अब वो कैसे जाती है उसके हम लोग अभी नियम देखने वाले हैं, या अगले हम लेक्चर में उसके नियम को समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। आसानी से बात समझ गए होंगे कि अगर धसे हुए भाग से परावर्तन हो तो वो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा, और अगर उभरे हुए भाग से परावर्तन हो तो वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इस प्रकार से दोनों दर्पण के बारे में हमने आज थोड़ा सा सीखा, और आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि अवतल भाग से परावर्तन की कौन कौन सी शर्तें हैं। थोड़ा सा अभी हम और समझ लेते हैं कि इसके मुख्य पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उन पॉइंट को जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए, और ये दोनों के लिए कॉमन रहते हैं, इसलिए जो भी पॉइंट्स आएंगे वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए समान रहेगा। ये जो मध्य वाली लाइन है, यानी कुल मिलाकर के हम ये कह लें कि ये जो दर्पण है ये यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट को अगर हम M1 हिस्सा कह ले, दूसरे के किनारे को अगर हम M2 कह ले, तो M1 M2 इसका द्वार हो गया। द्वार का मतलब जितने हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इस M1 M2 को हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? द्वारक, दर्पण का द्वारक, वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। और इस द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर हम इस पॉइंट को P कहें तो P क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। और देखिए ये किसी गोले का हिस्सा है, तो गोले का कोई केंद्र रहा होगा। ये किसी गोले का हिस्सा है जो दर्पण हमारा बना है, इसलिए इस गोले का कोई केंद्र रहा होगा, सेंटर रहा होगा, उसको हम कहेंगे इस वक्र, वक्र माने कर्व, जिसको हम गोली हिस्सा कहते हैं, तो वक्रता केंद्र क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो सी क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है। और
सीपी जो दूरी होती है, सीपी दूरी, सीपी दूरी तुम्हारी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक। अब आप नाम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमने पी कहा तो आप भी पी कहें, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेंटर सी है इसलिए हम इसको सी से लिखते हैं, पोल, पोल माने ध्रुव होता है इसलिए पी से लिखते हैं। ठीक, इसलिए अब ये वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं जनरली, रेडियस। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, जनरली प्रायः आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर देखिए यहां से यहां तक की दूरी, इस सामने तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। और इस सीपी के मध्य बिंदु, सीपी का मध्य बिंदु होता है फोकस बिंदु। फोकस, एफ क्या है? फोकस, एफ है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु होता है और इस फोकस बिंदु यानी पी एफ या एफ पी दूरी जो है, पी एफ, पी एफ, पी एफ और सी एफ बराबर होता है और दोनों मिलकर के आर के बराबर है, तो ये आर बाई टू हो जाएगा। आर बाई टू, पी एफ कितना हो जाएगा? आर बाई टू के हो जाएगा। और इसी को हम फोकस दूरी कह लिया करते हैं, स्मॉल एफ कह लिया करते हैं। तो स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई टू, जो कि फोकस दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक, अच्छा, तो इतनी सारी बातें हम लोग समझ गए हैं कि इसका, हाँ, और ये जो लाइन है मध्य वाली लाइन, इसको हम, जो हमारी सीपी लाइन है आगे बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आप आज और ध्यान रखें, फिर अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। इसलिए क्रम से अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो 100% जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब इन्हीं में से आएंगे, ये बिल्कुल तय बात है, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।